हाँ बैठ जाइए। दीजिए, पेपर दीजिए। हाँ भाई। चलिए, बताओ भाई। नंबर एक, खड़े हो जाइए आप। साइन ए प्लस बी। हाँ। हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, बैठ जाइए। आप बताइए, टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब ये जब तुमने बताया है तो वही जुगाड़ से बताया, बताया कि नहीं? टू साइन इंटू कॉस बी दिमाग में आया तो पहले फंस गए, फिर लगा सिंगल, फिर लगा वो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी था, पहले साइन तो प्लस, तब सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी आप बैठ जाइए। साइन ए माइनस बी। हाँ, साइन ए माइनस बी। टू साइन ए। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी अपने फार्मूला पर नजर डालें और उनको रिवाइज करें बैठकर। हाँ, टू साइन ए। हाँ, साइन ए माइनस बी क्या होगा? हाँ, क्या हमने पूछा? साइन ए माइनस बी पूछा, बताओ। जी आप बताएं। साइन ए माइनस बी। बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए माइनस बी क्या होगा? हाँ। हाँ, कॉस ए साइन बी, ठीक है। बैठो। टू कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, क्योंकि कॉस पहले आया। बैठे। टू कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी। सही है जी। कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी। तुम बैठो, हाँ बैठो। साइन ए प्लस बी। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास मौका मिल रहा है। साइन ए प्लस बी। अरे इधर देखो, तुम हमारी तरफ देखो। वो नहीं बता पा रहा तुम्हें, जीवन दान मिल रहा है। साइन ए प्लस बी का बताओ आंसर। अब बताओ। अब तुम बहुत पिटोगे। ऐसे मौका भी मिलता हमारे यहाँ। चांस है खड़े होने वाले को, हम ये हमारे साथ सेटअप हमेशा बनाए हुए हैं कि जो नहीं बता पाएगा उसको दोबारा भी मौका मिलता है जब कोई दूसरा नहीं बता पाता तब। हाँ भाई तिलकधारी, बताओ। कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए साइन बी। चलो बैठे। नेक्स्ट, आप बताओ। टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला। टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो भी गुनगुनाएं। अगर भूल रहे हो तो नोट्स खोलो और उसको देख के बताओ। उसको देख के बताओ और अपने आप में बोलो। अगर तुम अपने आप में ईमानदारी से बोल रहे हो तो हम भी सुन रहे हैं। टू कॉस ए कॉस बी। टू कॉस ए कॉस बी बोलो। जी अब आप खड़े हो जाओ। टू कॉस ए कॉस बी। टू कॉस ए कॉस बी का क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सही है, बताइए। टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी में, टू साइन ए साइन बी में, नेक्स्ट तुम बताओ। टू साइन ए साइन बी क्या? टू कॉस, तुम टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बताइए, खड़े हो जाओ। साइन सी प्लस साइन डी। साइन डी। हाँ, कॉस सी माइनस, वेरी गुड। बैठे। साइन सी माइनस साइन डी। तुम शायद आए नहीं थे पिछली क्लास में, बीमार थे क्या? तुम ही थे। बैठे तुम, लिख लो, नोट कर लो, उसको फिर रिवाइज करना। हाँ, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी, इसका मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। घटा दिया, घटा दिया, क्या होगा? नेक्स्ट, साइन सी। हाँ तो रुको, पहले ये बताते हैं। साइन सी माइनस साइन डी। हाँ हाँ, तो कॉस इनटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बैठे। क्या पूछा था हमने आपसे? साइन सी माइनस साइन डी। कॉस सी प्लस कॉस डी। तो हम तो हमें बुला दोगे, ठीक है ना? खड़े रहो। सही से खड़े रहो, पीछे टेक का ले रहे हो। सही से खड़े हो जाओ। तुम बताओ, तुम सट वाले। हाँ, यही फार्मूला। तुमसे क्या पूछा था? कॉस सी प्लस कॉस डी पूछा था तुमसे, तुम बताओ। टू कॉस, बाकी लोग पढ़ते रहे, हमारी तरफ ना देखें, पढ़ते रहे, फार्मूला याद करें बारो। क्या कॉस सी प्लस कॉस डी क्या बताया आपने? कॉस सी प्लस कॉस डी। हाँ, गड़बड़ कर रहे हो तुम बताओ। हाँ जी, पीछे वाले। हाँ ये है ना, पहले दोनों जब कॉस होते हैं तो कॉस वालों को बैठ जाओ। हाँ, नंबर किसका है पीछे? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी, जब दोनों में साइन है ना। क्या बोला आपने? साइन सी माइनस साइन डी क्या बोला?
2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस में ही तो रहेगा, क्या पूछा हमने, साइन सी माइनस साइन डी, अच्छा साइन सी माइनस साइन डी, अच्छा कॉस सी माइनस कॉस डी, हाँ कॉस सी, हाँ कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस, अब सही है, ठीक है बैठ जाइए। हाँ नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डी, बात है नहीं, हाँ नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, नेक्स्ट टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, बिल्कुल सही, बैठ जाइए। साइन सी माइनस साइन डी, नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos, नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी, हाँ पहले cos फिर साइन फिर डी माइनस सी कर दिया, सी माइनस डी बाई 2, बैठिए। बताइए cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी है, नेक्स्ट पीछे cos सी प्लस cos डी अपॉन 2 इंटू cos सी, ठीक बैठिए, cos सी प्लस cos डी है, हो गया। अब cos सी माइनस cos डी, cos सी माइनस cos डी, नेक्स्ट क्या cos सी माइनस cos डी, 2 cos, नेक्स्ट cos सी माइनस cos डी, हाँ ये तो पूछ ही रहे थे तब से, अब तुम बताओ cos a प्लस बी का फार्मूला, cos a माइनस बी का फार्मूला है साइन a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का फार्मूला, साइन a माइनस बी का फार्मूला, हाँ साइन a माइनस, हाँ बेटा 2 sin a इंटू cos b का फार्मूला, 2 sin a इंटू cos b, नेक्स्ट 2 sin a इंटू cos b, वो देख लो ना उसी में, तुम बताओ फिर बताओ 2 cos a इंटू sin b, नेक्स्ट 2 sin a इंटू cos b है a माइनस b, नेक्स्ट 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b क्या बताया, हाँ 2 sin a इंटू cos b है ना, नेक्स्ट 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b है। अब इससे तुम क्यों बता रहे हो, तुम तो कुछ और पूछेगा ना, 2 cos a cos b, 2 cos a इंटू cos b क्या बताया, cos a प्लस b, इस मैंने बैठ जाओ, अभी रुको, हाँ किसी का भी नंबर आएगा लेकिन कापी नहीं देखो, जिसने कापी तो देख लिया उसे नहीं डालेंगे, और डंडा तैयार है, डंडा पड़ेगा, कंफर्म है, डन है, हाँ आप बताइए पूछे 2 sin a इंटू sin b, जो कापी कर देखेगा उसको थोड़ा पूछेंगे, उसके बाद देख सकते हो 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b ना, 2 sin a इंटू sin b पूछा ना, है ना, हाँ cos, 2 cos कहां से आएगा, ये तो अपवाद होता है ना, नहीं चलो 2 cos क्या 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b, cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b, याद करते रहे, बातें ना करें, मैं कोई भी फार्मूला किसी से पूछ सकता हूं, 2 sin a इंटू cos b, नेक्स्ट आप नंबर जल्दी लिख रहे हो, 2 sin a इंटू cos b, ये थोड़ा पूछेंगे तुमसे, पूछेंगे 2 cos इंटू sin b, 2 cos इंटू sin b, वेरी गुड, बैठ जाइए, ऐसे होना चाहिए दिमाग, रीजनिंग, हाँ खड़े हो जाओ, 2 cos इंटू cos b, ए हाँ 2 sin इंटू sin b, 2 sin इंटू sin b, a इंटू sin b, इंटू माइनस cos प्लस b, हमें पता, तुम्हें पता, बैठ जाओ, पता है थोड़ा सा मामला है, तुम सही सोच रहे हो, हाँ तुम बताओ मुझे cos a प्लस b, cos a प्लस b, हाँ बताओ cos a प्लस b, बताओ cos a प्लस b, जो रख लिया वही बोलने लग जाओगे, cos a प्लस b, पीछे cos a प्लस b, नहीं अरे इनसे तुम तो बैठे हो, cos a प्लस b, अब बैठे वाले से कभी पूछ सकते हैं हम, cos a प्लस b, तुम्हें मौका दिया, cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या है, cos a cos b माइनस sin a, सही है ना, बैठ जाओ, बताओ बेटा sin a प्लस, आराम से sin a प्लस b, sin a प्लस b, sin a प्लस b, sin का मतलब सिंगल, सिंगल में cos कहां डबल आ गया, sin इंटू sin b डबल कैसे आ गया, बैठो खड़े हो, sin a प्लस b, cos a प्लस b, नहीं बैठ जाओ, cos नहीं है, बताओ क्या होगा तुम लोग, क्या किया जाए भाई, बताओ क्या करें, कम से कम 4 डंडा तो पढ़ना चाहिए भाई, जिस आदमी को पसीना बाहर दिया हो 4 डंडे से कम नीचे कैसे पड़े, आज ये पहली पुछाई थी,
माफी है, अगली बार मैं डंडे मारते समय और भी क्वेश्चन पूछूंगा, और जब तक 5 तक पूछूंगा, 5 तक जितने गलत बने उतने डंडे पड़ेंगे। तेजी से पढ़ते हैं, सही बता रहे हैं ईमानदारी से। ये ठीक है, आज हमने बता दिया कि इस तरह से पूछाई हमारी क्लास में होती है। ठीक है, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। ऐसे छटनी निकली, 50% लड़का निकल आया। समझे मेरी बात? तो हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि तब से अब तक पढ़ाया, आपको बता दे रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है, अब आप उन चीजों को धरोहर को संभालें। ठीक है, कैसे याद रखना नहीं रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हम कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी, तो प्रेजेंस ऑफ, सुन लीजिए जितने ऑनलाइन हमसे लाइव सुन रहे हैं आप भी सुनिए। साइन ए प्लस बी जब मैं बोलता हूं तो साइन का मतलब सिंगल, सिंगल बेड, सिंगल बेड। कौन सा बेड? तो सिंगल मतलब साइन और कॉस का खेला है, किसका खेला है? तो सिंगल आएगा, तो फिर साइन ए, तो फिर और एस का मतलब सेम साइन, एस का मतलब, तो मैंने कहा साइन ए प्लस बी, इसका मतलब साइन ए कॉस बी, फिर प्लस सेम साइन प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस बी हुआ, तो फिर अब कॉस का हिस्सा आएगा, तो कॉस ए साइन बी। हमने कहा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हमने कहा कॉस ए प्लस बी, क्या कहा? कॉस का सी, सी से कौन सा अधिकारी आएगा? सीडीओ, सीडीओ आ जाएगा। कौन सा अधिकारी? सीडीओ बहुत बड़ा अधिकारी होता है। तो जब सीडीओ आ जाएगा तो सीडीओ मतलब है कॉस को डबल टाइम लिखो और अपोजिट चिन्ह लगाओ, प्लस का, तो डबल टाइम कैसे लिखेंगे? कॉस ए हो गया माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पॉइंट इज क्लियर? अब हमने कहा कि 2 साइन ए इनटू कॉस बी, क्या कहा हमने? पहले साइन फिर, तो इसका मतलब दोनों साइन वालों को जोड़ा चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस सिंगल सिंगल है, तो सिंगल से ही आएगा। किससे आएगा? तो हमने कहा 2 साइन ए इनटू कॉस बी, क्या कहा? इसका मतलब हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यस या नो? हमने कहा 2 कॉस ए इनटू साइन बी, क्या कहा? पहले कौन आ गया? फिर कौन आया? सिंगल है, आएगा सिंगल वाला ही, लेकिन पहले कॉस है तो चिन्ह कैसा आएगा? तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर हमने कहा 2 कॉस ए इनटू, डबल आ गया, डबल आ गया, तो डबल में सीडीओ आता है, सीडीओ का कॉस आता है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब हम कहते हैं 2 कॉस ए इनटू कॉस बी, तो दोनों कॉस वालों को ही जोड़ा जाता है, लेकिन हम कहते हैं 2 साइन ए इनटू, डबल है, आएगा सीडीओ, आएगा कॉस, लेकिन जब साइन होता है तो पहले माइनस फिर प्लस, तो क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यस या नो? हमने कहा साइन सी प्लस साइन डी, क्या कहा? दोनों सिंगल वालों को जोड़ा गया, तो 2 2 2 पहले साइन फिर कॉस, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये साइन का हो गया। अब हमने कहा साइन सी माइनस साइन डी, क्या कहा? साइन सी माइनस आया तो पहले कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हमने कहा कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या कहा? दोनों ही कॉस हैं, दोनों ही कॉस आएंगे, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिंपल ऑपरेटर चलता है, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस, हमने क्या कहा? 2 साइन इनटू साइन बी, क्या कहा? तो दोनों ही साइन आ गए, तो क्या आएगा? ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इनटू कॉस सी माइनस डी माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए सही है? चलिए उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेस्ट ओपन करिए सभी लोग, अब टेस्ट ओपन करिए। हाँ भाई, बात नहीं। अच्छा क्या हुआ? cos c माइनस cos d नहीं बोला है? अच्छा ये बोला था cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin d माइनस c बाई 2। यही बता दो, हमें सिग्नल मिल जाता है। जहां तुमने ये किया हम समझे कोई सिग्नल गड़बड़ हुआ। चलिए अब आइए पहला प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या दिया गया है? cos 80 प्लस cos 40। कौन सा फार्मूला दिख रहा है? cos c प्लस क्या होता है जरा बोलो? c प्लस d बाई 2, 8 4 120, 120 का आधा इनटू cos c माइनस 8 में 4 गया 40 और 40 का आधा। सही है, तो इसका आंसर क्या लगाया? अच्छा पहले cos 60 का मान भी तो रख ले। cos 60 का मान बताइए, फार्मूला बेस था कि नहीं था? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ठीक है, उसके बाद 101 के बाद बच्चों ध्यान देना, कौन से नंबर पे आ गए हम लोग? 102। देखिएगा साइन 45 प्लस ए प्लस साइन 45, ये तो काय के दो फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो क्या लगाओगे आप लोग? साइन ए कॉस बी प्लस, अलग अलग लगा लिया, कॉस ए साइन बी। सही है, फिर ये भी लगाइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। सही बात है। अब साइन 45 का मान बन बाई गुणा हो जाएगा, उसके बाद किसका मान बताना है बोलो? कॉस 45 का मान बन बाई रूट 2, फिर साइन 45 का मान कितना आएगा बेटा? हाँ, कॉस ए अपॉन रूट 2, और उसके बाद क्या आएगा बेटा? माइनस साइन ए अपॉन, कुछ कटा कि नहीं कटा? कट गया, क्या कटा? साइन और ये कट गया कि नहीं कट गया? तो बच्चों कितना आएगा? कॉस ए कितना हो जाएगा? और लासा कितना आएगा? 2 को क्या लिख सकते हो आप? रूट 2 इंटू, अरे बोलो 2 को क्या लिख सकते हो? अरे बोलो 2 को क्या लिख सकते हो? ठीक है, और बटे, और रूट 2 से रूट 2 कितना आया? रूट 2, रूट 2। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन बोलो भाई, आया कि नहीं आया? सिंपल फार्मूले चले कि नहीं चले? सारी कहानी फार्मूले की है, ध्यान रख लेना। 103 नंबर पर कौन सा नंबर? देखिए साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन कितना बेटा? साइन 2a माइनस साइन 2b। अब बताओ ऊपर कौन सा फार्मूला है? साइन c प्लस, प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, क्या आएगा? 2 साइन, बोलिए, c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। यस या नो? अब साइन कैसा है? माइनस कैसा है? तो पहले कौन आएगा? कॉस, 2 कॉस c प्लस d बाई 2। ये 2 है कि 2b है? 2b बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये भाई समझदार को इशारा काफी है, कुछ कटा कि नहीं कटा? क्या कट रहा है? 2 से 2 ही कटा सिर्फ। अब देखिए एक और काम कर लीजिए, अगर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा तो मैं एक लाइन बढ़ा दूं, या दिख रहा तो 2 बाहर ले लें। अगर ईमानदारी दिख रहा तो मेरे से काम मत कराओ ज्यादा, मैं 2 बाहर ले लूं, बताओ
बाहर ले लिया। अब बताओ इधर भी मैंने दो कॉमन ले लूं, मैं यही स्टेप कर दे रहा हूं, ठीक है, मैंने दो कॉमन ले लिया, आप के नीचे भी दो कॉमन आ रहा है तो मैंने दो कॉमन ले लिया। दो कॉमन मतलब दो का भीतर गुणा हो सकता। और इसी प्रकार से यहां भी बेटा दो कॉमन ले लिया जाए तो मैंने यहां भी दो कॉमन ले लिया। अब बताओ अब कुछ बना कि नहीं बना, कोई फार्मूला बना कि नहीं बना? दो से दो, दो से दो, दो से दो, दो से दो कट गया। अब बताओ ये बना साइन थीटा बटे, ध्यान से लो मैं एक स्टेप लिख दूं दिखाने के लिए, साइन ए प्लस बी और बटे कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी और बटे क्या है साइन ए माइनस बी। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा देखो ध्यान से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है बेटा, टेन थीटा होता कि नहीं होता? और आप बताइए, और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यस या नो? अब ऑप्शन की तरफ जाइए, कोई अच्छा सब बटे में आ रहा है तो बताओ कॉस थीटा का उल्टा कितना होता है? बन भाई जवाब दो। तो बेटा ये आएगा टेन ए प्लस बी और बटे कॉट का उल्टा कितना होता है? बताओ कोई मैच किया? कौन सा ऑप्शन? डी बी। बोलो भाई, सारा खेल है फार्मूला का, फार्मूला रटा होगा तो कुछ कर पाओगे नहीं तो ऐसे बैठे रहो। बोलो भाई, छापो फिर छापो, सारा खेल फार्मूला का है। ऐसे क्या कहां से आते हो? कन्नौज है? कन्नौज से आते हो? जाते कहते हो तो कन्नौज से तुम रास्ते में रिवीजन कर सकते हो, बैठ जाओ, ठीक है, मेहनत करो, सार्थक हो जाएगी मेहनत। हाँ क्या हुआ, नोट क्यों नहीं कर रहे? जिनसे नहीं हुआ वो नोट करें, ठीक है। 101 का ए ऑप्शन। बढ़े आगे 102 पे चलिए बेटा, आप भी नोट करो, भले समझ में नहीं आएगा नोट करो, नए चैप्टर समझ में आएगा ना, इससे थोड़ा आएगा। नया चैप्टर आएगा बच्चों, ऊंचाई और दूरी, क्या आएगा? जिसमें हम लोग सीढ़ी लेकर आएंगे, पतंग की डोरी लेकर आएंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, नाव चलाएंगे, बहुत काम करना है, सारी लेवरी उसी में है। ये हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाया है सिर्फ, और ये हमने साइन ए माइनस बी का लगा दिया है। वैसे ना एक और तरीका था, एक फार्मूला और दिख रहा था हम लोगों को, साइन सी प्लस साइन डी। इस पूरे को क्या मान लो और इस पूरे क्या मान लो, वहां से भी कर सकते थे पूरे सी, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिंगल से सिंगल याद रखा करो, नोट करिए। √2 इंटू √2 2 होता है, अंडर रूट ए हो गया। बातें कौन कर रहा है भाई? चलिए तीसरा नोट करो, हाँ नोट कर लीजिए। कुछ नहीं, फार्मूला लगाया साइन, साइन सी प्लस साइन डी का, सिंगल होता है सिंगल आता है। क्वेश्चन नंबर 4, और सभी ध्यान दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, सभी ध्यान से देखें 104 क्या लिखा हुआ है? cos 75, फिर क्या है, कौन सा फार्मूला दिख रहा है? cos सी प्लस cos डी दिख रहा है, तुरंत लग जाए क्या? cos है तो डबल, और दोनों ही cos है तो नॉर्मल वाला 2 cos सी प्लस हाँ इंटू, अगर माइनस होता है यहाँ तो 2 sin सी प्लस डी बाई टू, ये होता है sin डी माइनस सी बाई टू, समझो ये बात? चलिए ये सब जानना था। हाँ 75 15, 90 का आधा, 75 में 15 गया, 60 का आधा, खत्म हो गया। cos 45 का मान और cos 30 का मान, यस या नो? कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? √3/2 पूरे पे लगा देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होना चाहिए था सही, यस या नो? अब आते हैं 105 नंबर पे, कौन सा नंबर पे बच्चों? 105 नंबर पे। 105 तो मैंने कल क्लासरूम में कराया था, कल कराया था मैं, शनिवार करा के गया था, ये वाला याद है? 105 106 देख लो आप, ये जरा ध्यान से देखना, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का क्या है बेटा? कौन सा फार्मूला दिख रहा है? ए प्लस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर, क्या होता है? प्लस, फिर क्या होता है? बी स्क्वायर, स्क्वायर यहां लगता है, समझे मेरी बात?
ऐसे लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो 2a बोले तो अब b बोले तो यस नो झलक दिख इसका मान कितना आ जा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और ध्यान रहे, याद हो वह दिन जब मैंने साइन 2a पढ़ाया था, इसका फार्मूला क्या था, 2 sin a इंटू, यहां जो भी कोण होता है उसका आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, अगर हम कहें साइन a का सूत्र बताओ तो 2 sin a का आधा जानते हो क्या होता है, a/2 यस या नो। तो बच्चों आप बताओ 1 प्लस 2 sin a/2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन a किसका फार्मूला ये है कि नहीं है, अगर यहाँ a होता तो किसका फार्मूला होता, अगर यहाँ 2a होता तो 4a, यहाँ 8a होता तो 8 का दूना 16, समझे, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, नोट करिए, ये हो गया था, नोट करो। जिनसे क्वेश्चन लग गया वो अपने आप बिना देखे फिर लगा लो एक बार, क्या जाता है। नोट हो गया, नोट करिए। अगर कहते साइन 4a का सूत्र क्या है तो तुरंत बोलना चाहिए था 2 sin 4 का आधा ठीक है, नोट हो गया। 105 के बाद सभी लोग ध्यान दें 106 नंबर पे 107 क्या है, 107 2 sin 3a इंटू cos 2a, कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है, 2 sin इंटू cos भी, 2 sin इंटू सिंगल है, सिंगल ही वाले का होगा, लेकिन सिंगल है पहले साइन है तो प्लस चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, तो क्या आएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस, सही बात है। और बच्चों ध्यान देना कितना आएगा बेटा, साइन 5a प्लस साइन, यस या नो, बच्चों कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा, बी, कौन सा, बी। नेक्स्ट 108 कौन सा बेटा, 108 क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री इंटू cos 30, वेरी सिंपल, इसमें क्या है 1 बाई और cos 30 का मान √3/2, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच करते हैं इसमें, नन ऑफ दीज, √3/2 कहीं है क्या, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे इसमें, नन ऑफ, सही है। 108 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 109 नंबर क्या बेटा, 2 sin 2a इंटू cos इंटू साइन 4a, अरे कौन सा फार्मूला लग रहा है, डबल है और डबल में साइन है तो पहले माइनस फिर 2 sin इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, सारा खेल किसका है, फार्मूले का, 4 में से 2 गया -2 और माइनस cos 50 जाता है, माइनस cos तो 2a ले सकते हैं और यहाँ पर 4 2, कौन सा ऑप्शन, ये पूरा पेपर फार्मूले पे चला गया है, जिनका फार्मूला नहीं होगा ना वो जीरो पे ना हो, कहीं मिलेंगे 2 4 जो एक भी ना किए हो, 1 2 तुक्का लग गया बदल, नोट करिए। हाँ हो गया नोट, नेक्स्ट मैथ को कैसे सीखा जाए, मैथ नहीं आ रही है तो कैसे सीखा जाएगा, तो मैथ आती है, बहुत सही, बैठो, कैसे सीखा जाए, प्रैक्टिस से, गणित एहसासों की एक पावन कहानी है, गणित
एहसासों की एक पावन कहानी है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। कॉन्सेप्ट कितनी बार पढ़ा जाता है? उसका गणित तब नहीं आता है। कॉन्सेप्ट तो एक आईना है, दर्पण है, जो बता देता है कि तुम्हारा चेहरा कुछ इस तरह का है। भीतर का ज्ञान जब आता है ना, वो आता है अभ्यास, अभ्यास, फिर अभ्यास। गणित का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक आईना है जो चेहरे का दर्शन कराता है। अंदर कितना क्या भरा है उसके लिए एक ही मात्र उपाय अभ्यास। जब आप इन लगे हुए सवालों को पुनः घर पे लगाते हैं, तब आपका बोध क्षमता और बढ़ती है। तब आपको कुछ अपने से भी ज्ञान होता है और कुछ अपना एहसास होता है, कुछ अपना हथकंडा होता है। जरूरी नहीं टीचर का ही हो, आपका अपना खुद का कैलकुलेशन बनने लग जाता है, खुद का कैलकुलेशन बनने लग जाता है। और जब तक गणित में खुद का कैलकुलेशन नहीं आएगा, तब तक एररलेस काम होने वाला। तुम कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, बीच स्टेप में फंस जाते हो, बुनियाद तुम्हारी कमजोर है। और बुनियाद आती है, जैसे आज मैंने क्वेश्चन लगा दिए, जो लड़का आज घर पे जाके ईमानदारी से इन सवालों को पुनः रफ कॉपी पर अपने मन से लगाएगा और ऐसे टिक नहीं करेगा, आने के बावजूद भी एक एक लाइन लिखेगा, तब समझ में आएगा कहां हमारी जड़ें कमजोर हैं, कहां गुणा कर पाते हैं, कहां भाग कर पाते हैं। तब तुम सही में गणितज्ञ बनोगे। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल देते हैं, बहुत कम है, तुम समझो या ना समझो। उसके बाद खबर आई 110 नंबर के सवाल की। वो सवाल कुछ और नहीं था, 10 15 था, फिर आगे क्या लिखा हुआ था, फिर आगे क्या लिखा हुआ था, 10 15 इंटू, और हमारा दिमाग हैंग हो गया। तो हमें एक दो ऑपरेटर की मदद, 15 प्लस 15 प्लस, झलक दिखला जब उत्तर आएगा, क्या आएगा उत्तर, कोई बताएगा? ये वाले फार्मूले की मदद से आता था, 10a प्लस बी की मदद से आता था। क्या होता था 10a प्लस बी का फार्मूला? क्या होता था? 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b। ठीक है, और ये 15 और 30 कितना हो गया? और 10 45 का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो ये भाई साहब उधर चले जाएंगे। तो 1 माइनस 10 15 इंटू 10 30 बराबर 10 15 प्लस 10 30। और जैसा पूछा जाए वैसा बनाया जाता है ना? तो कैसे बनाया जाएगा? 10 15 ओके, 10 30 वेरी गुड। माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 15 इंटू 10, उसके बाद झलक दिख, इसका मान कितना आ जा, आया कि नहीं आया? बोलो, ऐसे ही आता है। ऑप्शन नंबर सी, नोट करो, करते रहिएगा नोट। चलिए, जिस सीट पर आपको लगता हो कि 3 व्यक्ति बैठे और तीनों फ्लॉप ऑर्डर में चल रहे हैं, तो जो सही बैटिंग कर रहा है, एक आदमी उस सीट पे अपने आप बैठा लिया करो। समझे? 3 है और तीनों ही भूल रहे हैं, तीनों में एरर बैठा है, तो फिर एरर ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए एक धीरे से बिना कहे किसी दूसरी सीट पे चला जाए जहां एरर लेस है, और दूसरा जो एरर लेस कर खत्म कर सकता है वो उस पे आ जाए। ऐसे प्रक्रिया होती रहेगी। ठीक है, मेरी बात समझ जाओ। किसी को अगर आता है, अगर उससे भी आप समझ लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, सवाल यही आता है। 111 नंबर, कौन सा नंबर? देखिए फिर से बढ़िया बात, a प्लस बी कितना दिया गया है और पूछा क्या गया है? 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b। देखिए क्या कर सकते हो आप लोग, कोई आइडिया देगा मुझे? तो हाँ, जैसे लॉग लिया जाता था, किसमें पूछा जा रहा है? 10 में। और 10 कैसे आ सकता है? यदि दोनों तरफ क्या ले लें, क्या ले लें? तो बच्चों ये हो जाएगा 10 a प्लस बी, और ये हो जाएगा 10 45, और 10 45 का मान, और फिर ये फार्मूला आ गया। भाई फार्मूला क्या होता है बेटा? 10a प्लस 10b। ये सवाल बहुत बढ़िया था भाई, अपॉन, ये सवाल जरूर बच्चों से गलत वैसे होना भी चाहिए था, लाजमी था, ये हो जाना चाहिए था एक। अब क्या आएगा बेटा? 10a प्लस 10b। ध्यान देना सवाल को, ध्यान देना, हल्के मत लेना। इसके नीचे क्या होगा? a। अब इसके 1 माइनस 10a इंटू 10b। एक प्रॉब्लम आएगी कॉमन लेने में, हाँ बस वहीं से प्रॉब्लम खत्म हो रही थी। 10a प्लस 10b, ये माइनस उधर आएंगे तो क्या होगा? सही बात है। प्रॉब्लम इज हियर कि यहाँ पर कॉमन कैसे लिया जाए। अगर इसमें से इसमें 10a ले लें तो 1 प्लस 10b बन जाएगा, तो 1 प्लस 10b का और फैक्टर होना चाहिए। भाई एक बच्चे ने दिमाग लगाया, गुरुजी कॉमन आ गया, हमने क्या 10a, अच्छा बहुत बढ़िया, 10a ले लो कॉमन। तो सर जी ये तो 1 प्लस 10b बचा, क्या बचा? लेकिन ये तो अकेला ही रह गया। अगर इधर भी 1 प्लस 10b आ जाता तो फैक्टर आ जाता नहीं आता। तब कहा जिसकी कमी होती है उसकी भरपाई करी जाती है। क्या करी जाती है? तो एक की कमी थी तो बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से इधर एक जोड़ दो। अच्छा गणित में इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ा जाएगा, समान काम होगा। 1 रुपया इसको दिया तो 1 रुपया इसको भी दो, है ना? भेदभाव मत करना। तो 1 और 1 इधर 2 हो गया। लेकिन तुरंत यहाँ पर झलक दिख, और यहाँ कॉमन के लिए क्या कर सकते हो? ऐसे एक नहीं कर सकते हो, क्या बुराई हो गई क्या? अब फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? फैक्टर क्या आया? एक 1 प्लस, और एक फैक्टर और आया 1 प्लस, आया कि नहीं आया? और बच्चों ये बराबर हो गया किसके? और देखो झलक दिख, इसका मान देखो 2 ही आ जा। फिर से समझिएगा बच्चों, क्या किया आपने? दोनों तरफ क्या लिया? फिर आपका फार्मूला क्या बना बेटा? 10a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू
क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची का गुणा, एक का गुणा इसमें हो गया यही आएगा, और इस एक का गुणा इसमें होगा तो यही आएगा। ये माइनस वाला उधर लेके क्या हो गया, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लिया, क्या बचा, इधर भी क्या आना चाहिए था, तो हमने क्या जोड़ा, तो इधर भी क्या जोड़ा, इधर एक और एक कितना हो गया, और इधर एक काम आ गया, तो 1 प्लस 10 के बगल में क्या लिख दिया, तो एक फैक्टर क्या आया 1 प्लस, और एक फैक्टर क्या आया 1 प्लस, और 1 प्लस 10 1 प्लस 10 का मान कितना आ गया, बोलिए। ठीक है, तो नोट करो, ये सवाल बस किसी बच्चे से गलत हो भी जाता है तो हम भी मान लेते हैं हाँ ठीक है, लाजमी है। एक 111 हो गया। है? है? हाँ चलिए, 100 यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, बताओ कोई समस्या हो बताओ। अब यही सवाल घर जाके लगाना, एक बार खुद से देख देख के लगाना। चलो अब नेक्स्ट देख लेंगे। हेलो 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 हेलो, मैं तो कहा देखिए टॉपिक हम लोगों का चल रहा था क्या, वर्नियर कैलिपर्स ना, तो 4 पेज वहां छोड़ दीजिए, पन्ना नहीं पेज, पेज अलग होता पन्ना अलग होता, आगे पीछे मिला के एक पन्ना होता है और एक तरफ का मतलब पेज, तो आपको 4 पेज छोड़ना है, ठीक है। 4 पेज छोड़ने के बाद एक बेसिक चीज और आपको पढ़ना है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है गुरुत्व केंद्र के बारे में जानना। अब उसमें देखो वर्नियर कैलिपर्स खत्म हो गया है, उसमें आपको पेच मापी पढ़ना है और जो है गोलाई मापी पढ़ना है, और उससे संबंधित देखो सवाल करने के लिए 4 पेज छोड़ दो। गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि ग्रेविटी क्या चीज होता है, क्या जानना पड़ेगा, और ग्रेविटी बता चुके हैं। ग्रेविटी एक प्रकार का बल है जिस बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने सेंटर की ओर खींचती है। जैसे किसी भी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ोगे तो वस्तु किधर आएगी, नीचे आएगी, तो जिस बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल का नाम क्या है, उसका नाम है ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, इसका मतलब गुरुत्व एक प्रकार का बल है, गुरुत्व एक प्रकार का बल है जिस बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी उस बल का नाम है गुरुत्व बल, या उसी को कहते हैं ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर। भार का जो सूत्र होता है W बराबर क्या होता है, mg होता है। इसका मतलब गुरुत्व बल या सिंपली गुरुत्व, जो गुरुत्व है एक प्रकार का बल है, जो गुरुत्व है एक प्रकार का क्या है, जिस बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी उसी बल का नाम क्या है, उसी का नाम है ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी होता है वस्तु के भार के बराबर, ग्रेविटी किसके बराबर, ग्रेविटी वस्तु के भार के बराबर होती है, आपको ध्यान रखना। गुरुत्व एक प्रकार का बल है, कौन सा बल है, जिस बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी बल का नाम है ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, भार W बराबर क्या होता है mg। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, तो अब इसका द्रव्यमान अगर m है तो इसका भार कितना होगा mg, भार कितना होगा, अगर द्रव्यमान m है तो भार कितना होगा mg होगा। तो अब जो है भार जिस बिंदु पर कार्य करता है, भार जिस बिंदु पर कार्य करता है, जैसे मान लो ये वस्तु है, वस्तु का ये द्रव्यमान है और वस्तु का भार होता है mg, mg जिस बिंदु पर काम करेगा, mg जिस बिंदु पर काम करेगा, भार W बराबर mg, ये वस्तु के जिस बिंदु पर कार्य करेगा इसी बिंदु का नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर मतलब केंद्र, और किसका केंद्र, गुरुत्व का, किसका केंद्र, गुरुत्व का, मतलब जिस बिंदु पर गुरुत्व बल लगता है, जिस बिंदु पर गुरुत्व बल लगता है या भार काम करता है उसी बिंदु का नाम क्या है। जैसे कोई भी वस्तु है उसका पूरा पूरा भार, किसी वस्तु का पूरा पूरा भार जिस बिंदु पर काम करेगा, किसी वस्तु का पूरा पूरा भार जिस बिंदु पर काम करेगा, वो पॉइंट, वो बिंदु जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं, लिखिए इसमें हेडिंग डालिए, गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है या संपूर्ण भार केंद्रित होता है, संपूर्ण भार केंद्रित होता है। जिस बिंदु पर वस्तु का संपूर्ण भार जो है केंद्रित होगा, जिस बिंदु पर पूरा पूरा भार काम करेगा उसी बिंदु को कहते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं, वस्तु का गुरुत्व केंद्र एक ऐसा बिंदु है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां गुरुत्व मतलब ही होता भार,
गुरुत्व केंद्र मतलब भार का केंद्र, सीधी बात। गुरुत्व केंद्र का क्या मतलब है? भार का केंद्र। भार का केंद्र का मतलब वस्तु का भार, वस्तु का भार जिस बिंदु पर लगता है, जो वस्तु उसका जो भार है जिस बिंदु पे काम करता है, जिस बिंदु पर लगता है, उसी बिंदु का नाम है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व मतलब भार और केंद्र मतलब केंद्र, भार का केंद्र। भार का केंद्र का मतलब जो वस्तु है उसका जितना भी भार है वो भार जहां पर काम करेगा उसी बिंदु का नाम क्या है? गुरुत्व केंद्र। भार केंद्र, गुरुत्व केंद्र, नाम से ही पता चला। गुरुत्व, गुरुत्व मतलब बल, कौन सा बल? वही भार। अब वो भार जहां पर काम करेगा उसी बिंदु का नाम क्या है? उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है या संपूर्ण भार केंद्रित होता है उसी बिंदु का नाम है गुरुत्व केंद्र। अब देखिए कुछ वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र की स्थिति पूछ लिया जाता है, जैसे ठोस गोले का, पतली छड़ का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है ये पूछ लिया जाता है। तो एक सारणी हम लोग बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, दूसरी तरफ लिखेंगे गुरुत्व केंद्र की स्थिति, गुरुत्व केंद्र की स्थिति। एक तरफ लिखेंगे वस्तु का नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे गुरुत्व केंद्र की स्थिति, पोजीशन, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है। वस्तु के नाम में देखिए, अगर हम बात करें पतली छड़ की, जो पतली छड़ है, यहां पर ये मान लो कोई थिन रॉड है और इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति बतानी है। पतली छड़ के गुरुत्व केंद्र की स्थिति बतानी है, तो पतली छड़ का जो गुरुत्व केंद्र होता है और वो कहां होता है? छड़ के बीचों बीच पर। बीचों बीच का मतलब होता है मध्य बिंदु। एग्जाम में पूछा जाएगा पतली छड़ का गुरुत्व केंद्र कहां स्थित होता है? पतली छड़ का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो छड़ के मध्य बिंदु पर। कहां पर? तो यहां पर गुरुत्व केंद्र की स्थिति हो जाएगी छड़ के मध्य बिंदु पर। तुम्हारे कमरे से सवाने लगे पढ़ने, रुके हैं कोई है? उसको छोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं। और वही क्या बोलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, और तो कोई नहीं रुका। ठीक है, छड़ के मध्य बिंदु, छड़ के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। छड़ के मध्य बिंदु पर होता है पतली छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है। पतली छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहां होता है? छड़ के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। पतली छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है छड़ के बीचों बीच पर होगा। दूसरा पॉइंट, गोला। अगर गोला है, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, उससे मतलब नहीं है। गोला अगर है तो गुरुत्व केंद्र गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर स्थित होता है। अगर गोला है तो गोले का गुरुत्व केंद्र गोले के केंद्र पर होता है। जो गोले का सेंटर है, जो गोले का केंद्र है, वही गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। गोले का जो केंद्र चाहे जैसा गोला हो, चाहे वो ठोस गोला हो और चाहे वो खोखला गोला हो, गोला कैसा भी हो, गोले का जो गुरुत्व केंद्र है कहां पर स्थित होता है? गोले के केंद्र पर। तीसरा पॉइंट ये, अगर वलय हो, वलय या इसी को रिंग कहते हैं या इसी को छल्ला कहते हैं, ठीक है, वलय हो या उसी को रिंग कहते हैं, उसी को छल्ला कहते हैं। अगर ये मान लो रिंग है, तार को वृत्त के रूप में मोड़ दो, तार को, किसी तार को, इधर देखो, किसी तार को वृत्त के रूप में ऐसे मोड़ दो, ऐसे किसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दो, इसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग का मतलब होता है वलय, रिंग का मतलब वलय, वलय का ही मतलब होता है छल्ला। ये छल्ला है, ये रिंग है। तो अगर वलय की बात किया जाए तो वलय का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो वलय के केंद्र पर होता है। ये चित्र इसके नीचे बनेगा, यहां पर आंसर होगा वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर। वलय का जो गुरुत्व केंद्र है, वलय का जो गुरुत्व केंद्र है या छल्ले का जो गुरुत्व केंद्र है, जो रिंग का गुरुत्व केंद्र है, वो रिंग के केंद्र पर होता है। जो रिंग का सेंटर है, जो रिंग का सेंटर है, वही उसका गुरुत्व केंद्र है। गोला कैसा भी हो, गोला खोखला हो या गोला ठोस हो, गोला कोई भी हो, गोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो गोले के केंद्र पर होता है। वलय कहा जाए, रिंग बोला जाए, छल्ला बोला जाए, जो गुरुत्व केंद्र होता है कहां पर होता है? वलय के केंद्र पर होता है, वलय के केंद्र पर। इतनी बात क्लियर है सबको? एग्जाम में पूछा जाएगा पतली छड़ का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है, पतली छड़ का गुरुत्व केंद्र स्थित होता कहां? समझे बात कि नहीं? अगर कह दिया जाए गोले का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? गोले के केंद्र पर। वलय का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? समझे बात कि नहीं? ये तीन हो गया। चौथा जो है शक्ति, शक्ति या इसी को कहते हैं डिस्क, डिस्क या इसी को कहते हैं वृत्ताकार प्लेट, या इसी को कहते हैं वृत्ताकार प्लेट। कोई भी नाम ले लो, सबका मतलब एक ही होता है। चाहे आप शक्ति नाम लो, चाहे शक्ति नाम लो, चाहे डिस्क नाम लो, चाहे वृत्ताकार प्लेट नाम लो, सबका एक ही मतलब है, अलग अलग है, एक ही है। शक्ति, डिस्क, वृत्ताकार प्लेट, शक्ति, डिस्क, वृत्ताकार प्लेट। ये देखो इस तरीके से सर्कुलर प्लेट है, ये वृत्ताकार प्लेट है और प्लेट का गुरुत्व केंद्र जो होगा इसी के केंद्र पर होगा। अगर वृत्तीय प्लेट है उसे शक्ति कहते हैं, वृत्तीय प्लेट को ही क्या कहते हैं? शक्ति। इसका गुरुत्व केंद्र जो होगा वो शक्ति के केंद्र पर होता है, शक्ति के केंद्र पर, शक्ति के केंद्र पर। शक्ति हो या डिस्क लिखा हो या वृत्ताकार प्लेट लिखा हो, सबका गुरुत्व केंद्र जो होता है वो केंद्र पर होता है। जो शक्ति का केंद्र है वही गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट यह है कि त्रिभुजाकार वस्तु, अगर त्रिभुजाकार वस्तु है, त्रिभुजाकार वस्तु, ध्यान दें सभी लोग, ये वस्तु त्रिभुज के आकार का है, ये त्रिभुज नुमा वस्तु है। ध्यान दो, एक माध्यिका ये है, एक माध्यिका ये है और एक माध्यिका ये है। माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ध्यान दो, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, इसका नाम है माध्यिका। क्या नाम है? माध्यिका। इधर देखिए, ये देखो त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई रेखा जो सामने वाली भुजा को
दो बराबर भागों में काटती है या बांटती है, इसी का नाम क्या है? माध्यिका। यहां से खींचिए, सामने को दो बराबर भागों में बांट दी, इसको कहते हैं माध्यिका। यहां से खींचिए, सामने वाले को दो बराबर भागों में बांट दी, इसे क्या कहते हैं? माध्यिका। इसे क्या कहते हैं? माध्यिका। इसे क्या कहते हैं? माध्यिका। और ये माध्यिकाओं का है कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो कहने का मतलब यह है कि जो त्रिभुजाकार वस्तु है उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है। कहां पर? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर त्रिभुजाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है, त्रिभुजाकार वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है। और ये भी समझ लो, अगर त्रिभुज की ऊंचाई h हो, त्रिभुज की ऊंचाई h हो, तो यहां पर आधार से h बटा 3 मीटर ऊंचाई पर, अगर पूरी ऊंचाई h हो तो गुरुत्व केंद्र जो होता है आधार से h/3 ऊंचाई पर, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर आधार से h/3 ऊंचाई पर, आधार से h/3 ऊंचाई पर, अगर त्रिभुज की ऊंचाई को h मान लिया जाए तो त्रिभुज के आधार से h/3 ऊंचाई पर होता है। कितनी ऊंचाई पर होता है? अगर त्रिभुजाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र पूछा जाए कहां होता है तो आप यही कहोगे माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है। कहां पर होता है? जिन बिंदुओं पर, जैसे 3 माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष है तो 3 माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? 3, तो माध्यिकाएं कितनी? 3। तो जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु है ये वाला बिंदु, इसे ही बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। तो त्रिभुजाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु। अगर जो है पूरी त्रिभुज की ऊंचाई को h मान लिया जाए, त्रिभुज की ऊंचाई को इधर देखो, त्रिभुज की ऊंचाई को h मान लिया जाए तो त्रिभुज के आधार से कितनी ऊंचाई पर होगा? त्रिभुज के आधार से h/3 ऊंचाई पर होगा। क्या? गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज के आधार से कितनी ऊंचाई पर होगा? h/3। नोट हो गया सबका? तो ये आपका त्रिभुजाकार वस्तु हो गया। इसी प्रकार से अगला है आयताकार वस्तु। आयताकार, आयताकार वस्तु, आयताकार वस्तु, आयताकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र ये आयत है। ये क्या है? अब इसका जो है हमें गुरुत्व केंद्र समझना है। ये देखो, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? इसको भी क्या कहते हैं? विकर्ण। और ये विकर्णों का है कटान बिंदु। किसका कटान बिंदु है? विकर्णों का। तुम अपनी लोकेशन इधर कर लो, कल से यहाँ ना बैठ करके उधर जाओ, जाने दो इनको, दोनों लोग बैठो, तुम उधर बैठो, चलो उधर। अभी तक जगह में बैठना, तुम्हारी लोकेशन वहां बदल दिया। आदेश है, हम तो बहुत बढ़िया अनुभवी है, माइंड रीडर है। आई एम माइंड रीडर। साइकोलॉजी मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ी है। हम तो आंखों के अंदर से देखते हैं, लोग आंखों के बाहर से देखते हैं, मैं आंखों के अंदर से देख लेता हूँ। किसका दिमाग कितना लगता है पढ़ने में, समझिए ना। 2 महीना 3 महीना और पढ़ लो, 2 महीना और पढ़ लो, इसके बाद हमसे पूछ लेना कितनी रैंक आएगी। और वही पन्ने में लिखने को उसको चुपचाप बांध करके और उसको एक गुल्लक खरीदना, उसी गुल्लक में डाल देना, जब रिजल्ट आएगा तो हमसे मिलान कर लेना। बता देते 2 महीना और पढ़ लो, 2 महीने में डिसीजन हो जाता है। 2 महीने में पता चल जाता है कि किसकी रैंक कितनी आने वाली है, क्योंकि 2 महीना जो संभाल लेता है वो संभल गया, और जो 2 महीना नहीं संभाला बिगड़ेगा तो नहीं। लखीमपुर तो मिलना ही है, बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, बिगड़ने का कोई सवाल नहीं। बिगड़ता वो है जो कमरा पे बैठता, जो यहाँ आएगा नहीं बिगड़ेगा, उस पर ध्यान दिया जाता है। जो कमरा पे बैठ जाएगा उसका बिगड़ जाएगा, यहाँ आने वाला बिगड़ता नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। अब विकर्णों का एक कटान बिंदु से गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए आयताकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहां होता है, विकर्णों के कटान बिंदु पर, 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 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। विकर्णों का जो कटान बिंदु है, आयताकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है वो विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। जो आयताकार वस्तु है, ऑनलाइन वाले भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एक बार जो है बता देना फटाफट, ठीक है। ये विकर्ण कहलाता है, ये क्या चीज है, और ये भी क्या है, और उनका ये कौन सा बिंदु है, कटान बिंदु। कौन सा बिंदु है, ये जो विकर्णों का कटान बिंदु है, इसे ही कहते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? तो आयताकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र पूछा जा सकता है। इसी तरीके से बेलनाकार वस्तु, 7वां पॉइंट है बेलनाकार वस्तु। बेलनाकार वस्तु, बेलनाकार वस्तु, इसका गुरुत्व केंद्र समझना। इसका गुरुत्व केंद्र, आराम से पढ़ो, है ना, आफत ना कर दो, है ना, मैं तुम्हारे मामा को फोन पे कर देंगे, ये ध्यान रखना। पहले हम समझाते हैं और मारना चाहते नहीं, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हैं, समझे बात नहीं, क्या मारे, कोई मारने का कोई मतलब नहीं है ना। पहले समझो आप चीज को, जितनी देर तक मारेंगे उतनी देर में समझा देंगे। बेलनाकार वस्तु, बात समझो, बेलनाकार वस्तु है। तो ये बेलन दिख रहा, क्या दिख रहा, सिलेंडर है, और ये जो लाइन दिखा रहे हैं इसको कहते हैं बेलन की अक्ष। क्या बोलते हैं? बेलन की अक्ष। ये जो देख रहे हो ना, इसको कहते हैं बेलन की अक्ष। और यहाँ पर बेलन की अक्ष का, बेलन की अक्ष का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये बेलन की अक्ष का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, इसे ही कहते हैं बेलनाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? ये पॉइंट, पॉइंट मतलब केंद्र, पॉइंट मतलब, तो ये गुरुत्व केंद्र तो है, लेकिन किसका है, तो ये क्या बेलन की अक्ष का मध्य बिंदु है कि नहीं, बेलन की अक्ष का। यहां पर इसका आंसर है बेलन, बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर, बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर, बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर अगर बेलनाकार वस्तु होगी, अगर बेलनाकार वस्तु दिया जाए तो बेलनाकार वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहां होगा, बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर। बेलन की अक्ष के, जो बेलन की अक्ष है उसी का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है वही बेलनाकार वस्तु का क्या है, गुरुत्व केंद्र है।
ये क्या है? बेलनाकार वस्तु का कौन सा बिंदु है? वृत्त केंद्र है। कौन सा केंद्र है? ये बेलनाकार वस्तु हो गया। इसी प्रकार से अगर आठवां वस्तु हो शंक्वाकार वस्तु, शंक्वाकार, शंक्वाकार वस्तु, शंक्वाकार कॉनिकल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ये शंकु है, ये शंकु है, ये शंकु का आधार है, ये क्या है? ये शंकु का शीर्ष है, ये शंकु की अक्ष है, ये जिस पर शंकु खड़ा है ये आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, ये देखो शंकु का आधार है, और ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इसको शंकु का शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शंकु का शीर्ष है, ये शंकु का आधार है, ये शंकु की अक्ष है। तो जो वृत्त केंद्र होगा शंकु की अक्ष पर होता है। कहां पर होता है? शंकु की अक्ष पर, शंकु की अक्ष पर, शंकु की अक्ष पर आधार से, आधार से h/4 ऊंचाई पर, आधार से मतलब अगर शंकु की पूरी ऊंचाई h मान लें, शंकु की पूरी ऊंचाई क्या मान लें? शंकु की पूरी ऊंचाई को क्या माना जाए? h। तो शंकु के आधार से जो वृत्त केंद्र होगा कितने ऊंचाई पर होगा? h/4। शंकु की पूरी ऊंचाई क्या मान लिया? h। ये जो वृत्त केंद्र है शंकु के आधार से कितनी ऊंचाई पर है? h/4। और अगर शीर्ष से पूछ लिया जाए तो 3h/4 कितना होगा? आधार से तो h/4 ऊंचाई पर, और अगर कहा जाए शीर्ष से कितना नीचे होता है? शीर्ष से 3h/4, क्योंकि h में से, पूरे h में से h/4 घटाना पड़ेगा, पूरी ऊंचाई में से नीचे वाली ऊंचाई, तो h में से h/4 जब घटाओगे तो कितना आएगा? 3h/4। कितना आएगा? शंक्वाकार वस्तु का वृत्त केंद्र कहां होता है? शंकु के अक्ष पर आधार से, शंकु की अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर, या शंकु के शीर्ष से 3h/4 नीचे। कितना नीचे? वृत्त केंद्र शीर्ष से 3h/4 नीचे बोलो, या आधार से h/4 ऊंचाई पर बोलो। ये कितनी वस्तुओं का हमने बता दिया? टोटल 8। एक तो हमने कहा पतली क्षण। क्या कहा? पतली क्षण का वृत्त केंद्र कहां होता है? क्षण के मध्य बिंदु पर। पतली क्षण का वृत्त केंद्र कहां होता है? क्षण के मध्य बिंदु पर होता है। समझे बात कि नहीं? क्षण के मध्य बिंदु पर होता है। गोले का वृत्त केंद्र स्थित होता है गोले के केंद्र पर, गोले के। अच्छा, अगर हम कहते हैं वलय, वलय का नाम छल्ला, उसी का नाम रिंग, छल्ला रिंग, सबका मतलब एक ही है। अगर हम आपसे कहें वलय या छल्ले का, वलय या छल्ले का वृत्त केंद्र कहां होता है? छल्ले के केंद्र पर। कहां होता है? अगर हम कहते हैं चकती या वृत्ताकार प्लेट, चकती या वृत्ताकार प्लेट का वृत्त केंद्र कहां होता है? चकती के केंद्र पर। त्रिभुजाकार वस्तु का वृत्त केंद्र कहां होता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। कहां होता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। आयताकार वस्तु का वृत्त केंद्र विकर्णों के कटान बिंदु पर। कहां पर? और अगर आपसे कहें कि बेलनाकार वस्तु का, बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर। अगर शंक्वाकार वस्तु है, शंक्वाकार वस्तु शंकु के अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर, या हम कह सकते हैं शीर्ष से 3h/4 नीचे। समझे बात कि नहीं? यहाँ से h/4। अच्छा, अगर त्रिभुजाकार वस्तु का वृत्त केंद्र माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, और आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज की ऊंचाई h हो, तो त्रिभुज के आधार से कितनी ऊंचाई पर वृत्त केंद्र होता है? h/3। कितना होता है? ये सबका वृत्त केंद्र की लोकेशन बताना चाहिए, वृत्त केंद्र की स्थिति सबका बताना चाहिए। पतली क्षण का उसके केंद्र पर, गोले का उसके केंद्र पर, वलय का उसके केंद्र पर, शक्ति का उसके केंद्र पर। समझे बात कि नहीं? त्रिभुजाकार वस्तु का माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, आयताकार वस्तु का विकर्णों के कटान बिंदु पर, बेलनाकार वस्तु का बेलन की अक्ष के मध्य बिंदु पर होता कि नहीं? शंक्वाकार वस्तु का शंकु के अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर, और शीर्ष से 3h/4 नीचे। इतना समझ में आया सबको? अब अगला पॉइंट है हम लोगों को समझना, बल आघूर्ण। क्या समझना है? बल आघूर्ण। अभी तक हम लोगों ने बल ही पढ़ा था, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? बल आघूर्ण। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था फोर्स के बारे में। बल वह कारक है, बल वह कारक है जो गति को प्रारंभ कर सकता है, गति को रोक सकता है, गति की दिशा को और वस्तु की आकृति और आकार को भी बदल सकता है। बल वह कारक है, ध्यान दो, बल वह कारक है जो गति को प्रारंभ कर सकता है, गति को रोक सकता है, गति की दिशा को बदल सकता है, वस्तु की आकृति और आकार को भी। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को कहते हैं टॉर्क। आप देखिए, बल लगाने से, बल आघूर्ण संधि विच्छेद अलग अलग करते हैं। बल मतलब बल लगेगा, आ मतलब आकर, आ मतलब घूर्ण मतलब घूमेगा। बल लगने से, बल लगने से जब बल लगेगा तब वो आकर क्या करने लगेगा? घूमेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो, इधर देखना, ये मान लो कोई वस्तु है, इसको यहां पर फिक्स कर दिया गया, इस वस्तु के एक सिरे को फिक्स किया गया है। इधर देखिए, इस वस्तु के एक सिरे को क्या किया गया? यहाँ पर कील वगैरह लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? कील है, फिक्स है। और दूसरे सिरे पर बल लगाओ, तो बताओ ऐसे घूमने का प्रयास करेगा कि नहीं? ये फिक्स करके नीचे से बल लगाओ, बताओ घूमने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? दरवाजे पर जब बल लगाते हो तो बताओ घूमता है कि नहीं घूमता? समझे बात कि नहीं? तो बल लगाने से अगर वस्तु में घूर्णन की टेंडेंसी जागृत हो जाए, बल लगाने से, क्या लगाने से? जैसे यहाँ पर देखिए फिक्स कर दिया जाए कील के द्वारा, यहाँ से कील लगा दिया जाए, फिक्स हो जाए, और ऐसे यहाँ पर फिक्स है और इस पे बल लगाओगे तो क्या होगा? घूमेगा कि नहीं? घूम भी सकता है, घूमने का प्रयास भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि हम बल लगाएं तो घूम ही जाए, बल इसको घुमा सकता है और घुमाने का प्रयास भी कर सकता है। तो जब बल लगाने से, क्या लगाने से? बल के लगने से अगर किसी वस्तु में घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाती है, इधर देखो, बल लगाने से, बल लगाने से, समझे बात कि नहीं? बल लगाने से क्या प्रवृत्ति आती है? समझे बात कि नहीं? तो समझ जाना वहां बल आघूर्ण लगा। क्या लगा है? समझे बात कि नहीं? तो जैसे दरवाजा आप जब खोलते हो तो बल ही लगाते हो, अब बल लगाने से क्या होता है? घूमता है कि नहीं? तो
अब वहां पर अगर घूम गया तो इसका मतलब बल आघूर्ण लगा। क्या लगा? अब जैसे मान लो नट बोल्ट है, समझे बात कि नहीं? तो बोल्ट में जब नट को कसेंगे या खोलेंगे तो ऐसे घुमाना पड़ता है कि नहीं? बल आघूर्ण लगता है। आगे समझेंगे बलयुग में भी ऐसे जो है, जैसे मान लो कि जो पहले गांव में जो है क्या होता था, चक्की होती थी, पत्थर के बड़े बड़े होते थे, घुमाया जाता था। अभी भी लोगों घरों में है, कुछ लोगों के यहाँ भी होगा, ठीक है? तो वो घुमाया जाता है कि नहीं? ऐसे तो घुमाया जाता है, वहां पर भी बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है? कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है तो अपने चाक को घुमाता है कि नहीं? उसका पहिया घूमता है, तो वहां पर भी घुमाने से मतलब क्या लगा है? बल आघूर्ण। क्या लगा है? बल आघूर्ण। बल लगने से अगर घूर्णन की क्षमता, घूर्णन की प्रवृत्ति जागती है तो समझ जाना कि वहां पर बल आघूर्ण लगा। अब ये नहीं बोलेंगे बल लगा, बल लगने से वस्तु में घूर्णन का प्रभाव आ जाए, टर्निंग टेंडेंसी डेवलप हो जाए। टर्निंग टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी वस्तु पर बल लगाने से अगर उसमें घूर्णन का प्रभाव आएगा तो समझ जाना क्या लगा है? क्या लगा है? तो ये हेडिंग होगा बल आघूर्ण। मोमेंट ऑफ फोर्स या उसी को टॉर्क कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट का मतलब आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स या उसी को टॉर्क कहते हैं। किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी निश्चित किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु निश्चित बिंदु निश्चित बिंदु के परितः निश्चित बिंदु के परितः घूर्णन की प्रवृत्ति को या घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। घूर्णन की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट, टर्निंग टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। किसी भी वस्तु पर बल लगाने से अगर उसमें घूर्णन का प्रभाव डेवलप हो जाए, वस्तु घूमना शुरू कर दे या घूमने का प्रयास करना शुरू कर दे, तो समझ जाना उस पर बल आघूर्ण लगा। क्या लगा? बल आघूर्ण। किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, किसी निश्चित बिंदु के परितः घूमने की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को बल आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क, या इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे ये वस्तु है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये ओ बिंदु मान लिया, निश्चित बिंदु। कौन सा बिंदु है? निश्चित बिंदु है। और यहां पर देखो ये बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल। बल जिस रेखा में लगता है, बल जिस रेखा में लगता है इसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा। क्या कहते हैं? बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको बल की क्रिया रेखा कहते हैं। देखो जिस बिंदु के परितः वस्तु घूमती है या घूमने का प्रयास करती है उस बिंदु को तो निश्चित बिंदु कहा जाता है। और जिस बिंदु पर बल लगता है, वस्तु के जिस बिंदु पर बल लगता है और जिस रेखा के अनुदिश बल लगता है उस रेखा का नाम है क्रिया रेखा। क्या बोलते हैं? जिस रेखा के अनुदिश बल काम करता है उसे बल की क्रिया रेखा कहते हैं। उसे बल की क्या कहते हैं? क्रिया रेखा कहते हैं। अब देखिए ये बल की क्रिया रेखा, ये निश्चित बिंदु है, तो निश्चित बिंदु से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी को डी मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? तो बल आघूर्ण को मैथमेटिकली, गणितीय रूप से कैसे परिभाषित कर पाएंगे? वो तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट था कि घूर्णन की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में जो रोटेशनल टेंडेंसी आ जाती है, वस्तु घूमना प्रारंभ कर देती है या घूमने का प्रयत्न करती है, वो टेंडेंसी बॉडी में जो जागृत हुई है उसी टेंडेंसी का नाम है बल आघूर्ण। लेकिन बल आघूर्ण कैसे, गणितीय रूप से बल आघूर्ण को कैसे परिभाषित करेंगे? तो जो बल लगता है उस बल को बल की अपनी क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी है, इस लंबवत दूरी से गुणा करना पड़ता है। तो क्या पता चल जाता है? बल आघूर्ण। बल तथा बल की क्रिया रेखा से, बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण की दूसरी परिभाषा लिखिए, अगला पॉइंट, बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल को दूरी से गुणा करना पड़ता है, और भी कौन सी दूरी? निश्चित बिंदु से क्रिया रेखा, निश्चित बिंदु से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी से गुणा करोगे तो बल आघूर्ण आएगा। बल आघूर्ण की ये भी एक परिभाषा है, ये गणितीय परिभाषा है कि बल तथा बल की क्रिया रेखा से, बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। यहां पर बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, बल को बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी से आपको गुणा करना पड़ेगा। बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट किया जाता है, बल आघूर्ण को टाउ, ठीक है, उसको टाउ पढ़ते हैं, ठीक है, टाउ से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा बल एफ, और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी को डी कहते हैं। यहाँ पर बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा एफ गुणे डी। एफ का मतलब वो बल और डी का मतलब क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी। बल गुणे दूरी, बल गुणे तो दूरी है, लेकिन कौन सी दूरी? क्रिया रेखा से।
क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, बल को दूरी से गुणा करना है तो क्या पता चल जाएगा, बल आघूर्ण। क्या पता चल जाएगा, बल आघूर्ण सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी राशि है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की अगर बात करें, बल आघूर्ण सदिश राशि है और वो भी अक्षीय सदिश कहते हैं। एक्सियल वेक्टर जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में हो, जिस अक्ष के परितः, जिस अक्ष के परितः वस्तु घूमती है, जिस अक्ष के परितः वस्तु घूमती है उसी अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण की दिशा होती है। सदिश राशि तो है लेकिन ऐसे सदिश को अक्षीय सदिश के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए बल आघूर्ण का एस आई मात्रक, बल आघूर्ण का एस आई मात्रक बताइए, अभी आपको हमने सूत्र बताया ही है। क्या बताया, बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण कैसे निकलेगा, बल को दूरी से गुणा करने पर। तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होगा, देखो कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है लेकिन कार्य का जो मात्रक न्यूटन मीटर होता है उसको जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, और बल आघूर्ण का जो मात्रक न्यूटन मीटर है इसको जूल नहीं कहते। बल आघूर्ण का मात्रक जो न्यूटन मीटर इसको जूल नहीं कहते। इसके बाद अगला पॉइंट ये आएगा, बल आघूर्ण की विमा। बल आघूर्ण की विमा, अगर विमा की बात करें तो देखो बल की विमा तो जानते ही हो, न्यूटन का मतलब होता है एम एल टी माइनस टू, न्यूटन मीटर। न्यूटन की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, बगल में मीटर एल, एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एम एल टू, बगल में क्या होगा माइनस टू। हमने कहा था कार्य ऊर्जा उष्मा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बल आघूर्ण सबका विमा सूत्र क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। इसका मतलब बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। याद रखिएगा बल आघूर्ण सदिश राशि है, ठीक है, एसआई न्यूटन मीटर होता है, बल आघूर्ण की विमा एम एल टू टी माइनस टू होती है। क्लियर है सभी को, नोट हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए बल आघूर्ण दो प्रकार का होता है। बल आघूर्ण की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है दक्षिणावर्त। क्या होता है, एक होता है दक्षिणावर्त बल आघूर्ण, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। और दूसरा बल आघूर्ण होता है जिसको कहते हैं वामावर्त, वामावर्त बल आघूर्ण, इसको कहते हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वामावर्त बल आघूर्ण होता है। अब देखिए अगर जैसे मान लो ये कोई वस्तु थी और यहाँ पर फिक्स थी, ध्यान दो इधर, अगर यहाँ पर फिक्स थी, अगर ऐसे बल लगाओगे तो वस्तु कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी कि नहीं। अगर ये फिक्स पॉइंट है और ऊपर से बल लगाओगे तो ये कैसे घूमेगी, ऐसे, और इसी दिशा में घड़ी की सुई भी चलती है। इसी दिशा में कौन चलता, ये अगर ऐसे घूमेगा, ये बताओ इस प्रकार से घूमेगा तो बोलो दक्षिणावर्त बल आघूर्ण होगा कि नहीं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, अगर नीचे से बल लगाते तो, नीचे से बल लगाते तो कैसे घूमती, ऐसे घूमती घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पर बल आघूर्ण दो प्रकार का होगा निश्चित रूप से, या तो वस्तु क्लॉकवाइज घूमेगी या तो वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, या तो दक्षिणावर्त घूमेगी या तो वामावर्त घूमेगी। अगर दक्षिणावर्त वस्तु घूमती है तो जो बल आघूर्ण होता है उसे कहते हैं दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। अगर वस्तु जो है वामावर्त दिशा में घूम रही है तो उसे कहते हैं वामावर्त बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, और अगर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण है ये वाला, ये माइनस लिया जाता है, और अगर ये वाला बल आघूर्ण है तो क्या लिया जाता है प्लस। ये चिन्ह परिपाटी है कि क्लॉकवाइज होगा तो क्या लिया जाएगा माइनस, क्लॉकवाइज होगा तो क्या लिया जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या लिया जाएगा, लिख लो वामावर्त। एक होता दक्षिणावर्त, एक होता वामावर्त। इसमें दो पॉइंट ये लिखना है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बल आघूर्ण, दक्षिणावर्त बल आघूर्ण ऋणात्मक, दक्षिणावर्त बल आघूर्ण ऋणात्मक। दूसरा पॉइंट वामावर्त, वामावर्त बल आघूर्ण, वामावर्त बल आघूर्ण, इसको लिखना धनात्मक, वामावर्त वाला धनात्मक, दक्षिणावर्त वाला ऋणात्मक। वामावर्त अगर है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है। ये हमने आपको बताया बल आघूर्ण क्या है। कल की बात होगी साम्यावस्था क्या है, वैसे एक बार हमने चर्चा किया है थोड़ी सी, लेकिन दोबारा से बताना पड़ेगा, वो अधूरा था। अब साम्यावस्था का सही अर्थ बताएंगे, और साम्यावस्था कितने प्रकार की होती है, स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, उदासीन साम्यावस्था, ये बात चर्चा होगी। समझे बात कि नहीं, कल
चलिए भाई आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कहाँ तक पढ़ लिया तुम लोगों ने लास्ट में? हाँ खड़ी हो। अरे यार हाँ, खड़ी 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 हो, खड़ी हो। क्या घंटा पढ़ती हो? क्या घंटा पढ़ती 24 घंटे में? 8 से 2 लाइब्रेरी में। आज क्या पढ़ा लाइब्रेरी में? आई थी सुबह। तो कल क्या पढ़ा था? भाई बताओ कल क्या पढ़ा था? अब बताओ, चलो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, लाइट कम चल रही है क्या? क्या चला जरा? चलो भाई, मैं कुछ उल्लू है ना जो अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं। उल्लू कभी थोड़ी ना यहाँ। हाँ बैठो, चलो खड़ी खड़ी चलो खड़ी हो, खड़ी। ठंडा- अंग्रेजी आती है तो आई बीन टॉकिंग इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। अरे तो मुझे उर्दू में आंसर दो, हम तो कह रहे हैं तो हिंदी में तो मुझे आंसर। चलो भाई ये भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट सारे पॉइंट। ये बताइए हम लोगों ने एनेलिडा स्टार्ट किया था, बोलो भाई। आज तो हम सुनेंगे सबसे एक एक करके और आज अंडा चलेगा भाई। चलो बता भाई, सबसे पहले हम लोगों ने अर्थों स्टार्ट किया था, बोलो भाई। और संघ एनेलिडा ये तो था। ये बताओ जो संघ एनेलिडा क्या इसके बॉडी के अंदर सेगमेंट पाया जाएगा, खंड पाया जाएगा, जल्दी खंड पाया जाएगा। कुल कितने खंड पाए जाते हैं? बोलो 100 से 120, 100 से 120। अरे ये तो था। ये बताओ संघ एनेलिडा कितने वर्ग में बांटा गया? कितने वर्ग में? कितने वर्ग में? कितने वर्ग में? पहला, पहला, दूसरा, 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 याद नहीं है। दूसरा क्या है? पॉली का। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चौथा क्या है? चौथा क्या है? इरोडी ने क्या बताया? क्या है? क्या है? आधे जोक चिल्लाते, आधे लीच चिल्लाते हैं। बताओ जोक है लीच है? बोलो। पानी पिया कौन है? जोक क्या पीती है? पक्का? अरे बोलो भाई, क्या पीती है? खून पीती है। उसके अंदर कितने शक्कर चूसे पाए जाते हैं? तो आगे और पीछे, आगे और पीछे। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ने का नाम नहीं लेता, लेती है भैया। वो द्विलिंगी होती है, उसके एक ही शरीर पर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। भाई पढ़ा है? आगे आर्की एनिडा का नाम सुना है? आर्की एनिडा, ये बताओ जो आर्की एनिडा उसका एग्जांपल बताया है, क्या एग्जांपल है? क्या एग्जांपल है? पॉलीगॉडियस। उसके बाद दूसरा वर्ग बताओ, दूसरा, बोलो यार। पॉलीकीटा कितने एग्जांपल है? नाम बताओ, नाम बताओ। अर्थों की क्लास का नाम बताओ, अर्थों की क्लास का नाम बताओ। ऑलिगो कीटा, ऑलिगो कीटा। ये बताओ जो अर्थों में उसका जूलॉजिकल नेम बताओ, नाम बताओ। उसका रंग लाल है कि भूरा? बोलो। क्यों है? क्या कहता है? क्या है? कोर फायरिंग। क्या इसके अंदर रक्त पाया जाएगा? ये रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होगा। ये हीमोग्लोबिन किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसने बुलाया? ये बताओ जो आहार नाल, आहार नाल का नाम सुना है? सेगमेंट याद है? खंड याद है? पंडित जी खड़े हो, बताओ सारे खंड। इधर आओ, कहीं नहीं याद है? इधर आओ, तो आए कहीं नहीं थे, आए कहीं नहीं थे। चलो बैठो, चलो पानी, चलो पानी, पानी तो बरस ही रहा था। चलो बैठो, चलो बैठो भाई, क्या कर बारिश तो हो रही है। इधर आओ, आओ। बताओ सारे सेगमेंट के नाम बताओ, आहार नाल के सारे सेगमेंट। पेरिस्टोमियम, बुकल चैम्बर, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय। हाँ बताओ, याद है कुछ? इधर आओ, अरे इधर आओ। जब जब पढ़ाया जाएगा थोड़ा नहीं याद करो, क्या कर क्या पूरा। चलो आगे आओ, अगला नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट आओ। आज खाली सुना जाएगा। बताओ सेगमेंट बताओ, किस किस सेगमेंट पर? पहले बॉडी खंड का नाम बताओ, पहले बॉडी सेगमेंट पेरिस्टोमियम। चलो आगे, इसका कहां से कहां तक? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ग्रसिका 3 से 4 बता रहे हैं ये। ग्रसिका 3 से 4, चलो याद करो, बैठो जल्दी बैठो। चलो आगे नेक्स्ट, कम आओ भाई, आते हो फटाफट आते हो। बताओ ब्लड ग्लैंड कहां पाया जाता है? ब्लड ग्लैंड, रक्त ग्रंथियां। 3 से 4, इधर आओ, इधर आओ, पढ़ो 4 5 6, चलो बैठो जल्दी, आ गया नेक्स्ट, फटाफट आते जाओ। पढ़ो नहीं, याद करना पड़ेगा, सब याद करो। इसको दे दिया, अपने याद करो। बताओ पहली पहली बार, इधर इधर पढ़ो, पढ़ो नहीं, चलो याद करो। याद तो करना पड़ेगा ना, हमको कैसे याद हुआ है? चलो भाई अगला, आते आते आओ, पढ़ो नहीं, आओ भाई, आओ। बताओ भाई, जय हिंद। बताओ रक्त ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? रक्त ग्रंथियां, इधर आओ, इधर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो याद करो, पढ़ो याद कीजिए, सुनो। बताओ रक्त ग्रंथियां कहां थी? 5 6 7, इधर आओ। थोड़ा एंगल बनाओ तो मजा आएगा, इसलिए 1 2 3, चलो बैठो। 5 6 7, चलो अगला नेक्स्ट आओ, आते जाओ। रक्त ग्रंथियां 4 5 6, वेरी गुड। बताओ हृदय कितने जोड़ी? नाम बताओ, कहां 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 कहां? इधर आओ, आज पूरा 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 सुनो, चलो बैठो। अब भाई कम नेक्स्ट, कहां से ही पढ़ के आए हो तुम? बताओ हृदय कितने जोड़ी? इधर आओ, एक सिंपल 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 चीज नहीं आती, बैठो। कल से ये टेस्ट पहन के बताना, ठीक है? एक ऑफिशियल टेस्ट पहन के आना ढंग से, एक स्टूडेंट की तरह। रोड पे चलो, नंगा होकर चलो, ठीक है? क्लास में आओ तो एक ऑर्डर मैनर में आओ, तमीज से, तरीके से। दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। चलो बताओ, एक स्टूडेंट यार अच्छे तरीके से आओ। स्टूडेंट की पहचान क्या होती है? हाँ बताओ, ये चुप कुछ बताओ। रक्त ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? हाँ हाँ, 4 5 6, बिल्कुल वेरी गुड। हृदय कितने जोड़ी? नाम बताओ, कहाँ कहाँ? चलो बताओ, नेफ्रीडिया का नाम सुना है? क्या कार्य होता है नेफ्रीडिया का? वेरी गुड। कितने टाइप नेफ्रीडिया होते हैं? कितने प्रकार के? हमने याद बताया था ना 3 टाइप के, याद है? नहीं याद है? अच्छा हमने बताया नहीं, बताया, बताओ पक्का याद है तुम्हें? आओ इधर आओ,
कम से कम पढ़ो। चलो बताओ नेफेरिटिया कितने टाइप के? नाम बताओ। इधर आओ, इतना इतना सोचने का वक्त नहीं, इधर बैठो। याद करके आओ पूरा। चलो नेक्स्ट आते हो। पूरा भयंकर याद होना चाहिए, मैं जिसको खड़ा कर दूंगा याद होना चाहिए। इधर आओ। बताओ नेफेरिटिया कितने टाइप के? नाम बताओ। जी भयंकर रखो पहले। चलो ये बताओ, इसमें उत्सर्जन होता है किसके द्वारा? इसमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? और यूरिया कितने परसेंट है? और वो इसमें रक्त परिसंचरण खुला कि बंद प्रकार का? बंद प्रकार का पक्का? हृदय कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। इधर आओ, इधर आओ ना, हम कहाँ करें 4 जोड़ी होते हैं। इधर आओ। अच्छा बताओ 4 जोड़ी कहाँ कहाँ? 5 6 4 4। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। खाली लकीर लकीर फकीर बनो, खाली बैठो। अब नेक्स्ट 4 जोड़ी 7 9 12 13। क्या नाम है? कहाँ रहने वाले हो? बस्ती। चलो बताओ, कुछ बताओगे? बताओ, तुम तो क्लास आ रहे हो ना, तो 40 लगातार। केचुआ को जुलूस के लिए बताओ। वेरी गुड। इसमें कितने खंड पाए जाते हैं? बिल्कुल वेरी गुड। ये बताओ, इसमें आहार नाल पूर्ण है क्या पूर्ण? क्यों है? गुहा नहीं, गुदा। गुकर गुदा दोनों पाए जाते हैं। वेरी गुड। ये बताओ जरा कि ग्रसनी का नाम सुना है? कहाँ से कहाँ तक? वेरी गुड। हाँ 3 से 4। ग्रसिका नर जनन तंत्र का नाम सुना है? मेल रिप्रोडक्टिव, जो 21 खंड पर पाए जाते हैं। नर मतलब विषण। विषण किस पर है? 14 15 16। ठीक है। क्लाइकेलम कहाँ पर है? आओ आओ जरा, थोड़ा सा थोड़ा पढ़ो, मैं करो। चलो बैठो, मैं करो। आओ भाई नेक्स्ट आओ। डर तो नहीं लग रहा है? लग रहा है? नहीं डरो नहीं, ठीक है। ये तो स्टाइल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टाइल, दिस इज नॉट वेटिंग। क्या नाम है? सुनील कुमार। चलो बताओ भैया सुनील, ग्रसनी कहाँ कहाँ तक है? 3 से 4। तो ग्रसिका कहाँ है? 5 से 6। इधर 5 से 6। चलो बैठो। अबे छोड़ो, तुमको मान के उतरना पड़ेगा मुझे। हाँ नहीं, तुम क्यों आओगे? इतना कष्ट मत करो मेरे को, हम तो आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम आपकी सेवा खुद ही करने आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए बताइए, ये बताओ ये तुमसे क्या पूछे? अमीबा अमीबा किस संघ में आता है? पोरीफेरा कि सिलेंटेटा? पोरीफेरा में, ठीक है। पैरामीशियम किस में आता है? सिलेंटेटा प्लेटियल में थे। उधर नहीं आते? अरे तो इधर वाला पूछ लेते हैं, तो और बढ़िया है। बताओ जरा, केचुआ का नाम सुना है? केचुआ का जो श्वसन तंत्र है, श्वसन किसके द्वारा करता है केचुआ? केचुआ श्वसन किसके द्वारा करता है? तुम बताओ, नेफ्रीडिया के द्वारा कि क्लाइकेलम के द्वारा? सोच बताओ। हैं? इधर आओ। इधर इधर पढ़ो 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 पढ़ो, याद करो फटाफट। कल याद होना चाहिए, कल मैं सुनूंगा सारा। नेक्स्ट कम। पूरी चीज आपकी जुबान पे होनी चाहिए। जो तुम देखते हो ना कि पूरे पूरे बैच का सिलेक्शन, ऐसे नहीं है वो इन्हीं का कमाल है। इन्हीं का, जब जाओगे ना यूनिवर्सिटी में तब पता चलेगा। हाँ बताओ क्या पढ़ रहे थे अभी? केचुआ पढ़ रहे थे। चलो बताओ केचुआ क्या पढ़ा अभी? वेरी गुड, इज वेरी मोस्ट कॉन्फिडेंट। बताओ सेंसरी संवेदियन का नाम बताओ। प्रोस्टोमियम, वेरी गुड। तो थोड़ा बोलो, मैं पूरा समझ लूंगा। चलो क्योंकि इतना है मुझे। उसके बाद पहले बॉडी खंड का नाम बताओ। पहले बॉडी खंड का? पेरिस्टोमियम। हाँ पेरिस्टोमियम, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आते कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? आंत। वेरी गुड, 15 से लास्ट है, बहुत बढ़िया। हृदय कितने जोड़ी हैं? कहाँ से कहाँ तक? वेरी, कितने जोड़ी होते हैं? 4। अमाशय कहाँ से कहाँ तक होता है? अभी कहाँ आराम से बिल्कुल नहीं। अमाशय से लेकर लास्ट तक। ओवर कॉन्फिडेंस। इधर वेरी गुड, तभी तुम्हारा काम बढ़िया है। चलो याद करो और बढ़िया से। आओ आओ, दिल पे हाथ क्या रख रहे हो? किसी किसी ने तोड़ दिया क्या दिल? है? आओ, क्या कर रहा है? याद कर रहा है? अरे हमको देखने के बाद तो सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। सिस्टम ही कुछ ऐसा है। क्यों भाई मुझ वाले? तुम भी पूरा एकदम मस्त हो पूरा। चलो भाई, हाँ तो क्या बताओगे? और कुछ नहीं बताओगे? हमको देख के बोल रहे हैं कोई मशीन लगी क्या मेरे अंदर? चलो भाई दूरियां बना लेते हैं, तुम कहोगे मुझे तुम गरमा रहे थे ना बैठे बैठे, तो भाई थोड़ा तुमसे करते हैं भाई, थोड़ा इज्जत करते हैं तुम्हारी। चलो भाई करना पड़ेगा भाई, तुम हमारे गुरु हो ना भाई, बच्चे गुरु होते हैं। चलो बताओ केचुआ का जन्म वैज्ञानिक नाम बताओ। तो अगर अभी पढ़ के आओगे तो तुम नहीं बता पाओगे। तो तुम बता दो, केचुआ तुमको मारेंगे तो मुर्गा बनाएंगे। ना 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 नहीं नहीं, पहले तो बताओ। अरे पहले तुम बताओ, तो ऐसे नहीं, हमको भी वो तो नहीं बताओ। केचुआ का जन्म वैज्ञानिक नाम बताओ। कुछ तो याद होगा। भाग। हाँ बताओ बताओ बताओ। संवेदियन का नाम बताओ। हाँ चलो, पहले बॉडी खंड का नाम बताओ। उसमें प्रो था, इसमें पो है। मतलब उसमें प्रो था, इसमें पो है। एग्जाम में तो इसे नहीं पूछा उसमें प्रो था, इसमें पो है। अच्छा चलो बताओ, अमाशय कहाँ से कहाँ तक है? वेरी गुड। चलो हृदय कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा चलो बताओ, अंडाशय कहाँ पर है? पहले और 13 में पे। इधर आओ, इधर 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 भाई। चलो याद करो, चलो बैठो। कम बताओ भाई, कुछ बताओगे क्या याद कर रहे हो? प्लेटियम के बारे में बताओ, प्लेटियम कितने वर्ग में बांटा गया? कुछ भी नहीं याद है, क्यों? केचुआ तो पढ़ा है, बताओ केचुआ। केचुआ में जो है आते कहाँ से कहाँ तक होती हैं? हाँ केचुआ में जो निषेचन होता है कैसा होता है? अंतर निषेचन कि बाह्य निषेचन? अंतर निषेचन होता है। किसके अंदर होता है? इधर आओ। 4 लाइन नहीं 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 याद कर पा रहे हो? 4 लाइन याद करो पूरा, हमारे तक देखो ना, फिर पूछूंगा। अभी मैं बाकी जो पीछे वाले फाइल में सब पूछ रहा हूँ अभी, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
केचुआ कि प्रोटोजोआ? हाँ, केचुआ पूछ लीजिए। बताओ केचुआ में निषेचन होता कि नहीं होता है? केचुआ में निषेचन होता है, कैसा निषेचन होता है? लैंगिक या लैंगिक? लैंगिक। अगर लैंगिक होता है तो क्या होता है लैंगिक में? क्या लैंगिक में शुक्राणु और अंडाणु बनेगा? बताओ जरा, शुक्राणु शुक्राणु और अंडाणु कौन बनाएगा? शुक्राणु नर बनाएगा कि मादा? अंडाणु वृषण कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस किस खंड पर? वृषण 18वें खंड। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक बार 14वें, एक बार 18वें। इधर आओ। यहाँ लग रहा है चिड़िया उड़ बताओ। उड़, पढ़ो पढ़ो पूरा, चलो। क्या कोई सारी पानी याद करी? हाँ, ये क्या होता है? हैं? ये क्या होता है? बताओ। क्या केचुआ पढ़ा है? क्या पढ़ा बताओ? इसमें निषेचन कैसा होता है? अंतर की बात। केचुआ में अंतर निषेचन की बात। इधर पहले, इधर आओ। अभी उतनी निषेचन। हमने पूछा क्या है? हमने पूछा केचुआ में कैसा निषेचन, अंतर की बाहर निषेचन। अंतर। इधर आओ। केचुआ में निषेचन कहाँ होता है? कोकोन के अंदर की बाहर? अंदर। ये बताओ, जो वृषण होता है टेस्टिस किस खंड पर है? ओवरी। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, 12वें खंड पर होता है। खाली 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 तुक्का, खाली तुक्का। बैठो। हाँ, आओ। बताओ, ओवरी कहाँ पर होती है? ओवरी किस खंड पर पाई जाती है? 12वें खंड पर। और मादा जनन क्षेत्र? 13वें से 14वें पे? 9 से 11। इधर आओ, 9 से 11 मैंने बताया है। हैं? नर वाले किसे पाए जाते हैं? नर जैसे। बताओ, नर किसे पाए जाते हैं? बोलो भाई। 4 लाइन नहीं याद कर पा रहे हो? 4 लाइन नहीं याद कर पा रहे हो? हेलो, अभी नंबर आ रहा है, अभी तुम लोग नंबर आ रहा है। अब बताओ, मादा जनन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? नर। वेरी गुड। और वृषण कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस। वेरी गुड। और अंडाशय? बिल्कुल सही। और इसमें हृदय कितने जोड़ी? कहाँ से कहाँ तक? अमाशय कहाँ से? वेरी गुड। ग्रसनी कहाँ से? ग्रसनी। हाँ, और ग्रसिका? पेशड़ी? आंत? वेरी गुड। और नेफ्रीडिया कितने प्रकार के होते हैं? नाम बता दो। हाँ, नेफ्रीडिया क्या कार्य होता है? वेरी गुड। इसमें कैसा प्रकार का पैसेंजर तंत्र? खुला कि बंद? वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो भाई। हाँ, बताओ। याद है कोई? पता इसका रोज के लिए बताओ केचुआ का। हाँ, ये बताओ, प्लेटियल में कितने वर्गों में बांटा गया? नाम बताओ। और प्लेटियल एस्केल में कितने वर्गों में? 3। बताया तो 5 है ना हमने। अरे बताया तो 5 है। कितना बताया? पर लिखा कितना है? 2। पहला बताओ। दूसरा? दूसरा बताओ। निमेटोडा, बिल्कुल सही। निमेटोडा की क्या बताओ? हाँ, वेरी गुड, बैठो। खड़े हो जरा। बताओ क्या पढ़ रहे हो? हाँ, बताओ नीला में। इसमें आंतें कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं? आंत है? हाँ, इस पर मैथिका का नाम सुना है? कितने जोड़ी? 17 से 20 में लिखा है। वो तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। 17 और 20 पे हमने बोला इस पर मैथिका कितने जोड़ी हैं? 4 जोड़ी। कहाँ कहाँ पे? 6, 7, 8, 9। तो लिखवाया मैंने। कान पर उठो बेटे, जाता। चलो जाओ। तो वहीं वहीं चलो, मार दीजिए। लो, बाहर निकलना पड़ेगा। अरे नहीं मार पाएंगे भाई। अरे मजा नहीं आएगा ना, समझ रहे हैं? तुमको आना पड़ेगा। आओ पूछते आओ, ऊपर रुको, से बोले। और इधर बताओ। बताओ विषण किस खंड पर पाए जाते हैं? 14, 15। इधर आओ। विषण 14, 15 पे है। अभी मैं सबसे सभी इतने जो बेटा सब पूछूंगा। प्रोटोजोआ, पोरी, पेरा, सिलेट, सब पूछूंगा अभी। अभी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सारे फाइलम। हाँ बताओ। हाँ, 7 से 8 में। इधर आओ। पढ़ो नहीं। रूम पे कितने घंटे पढ़ते हो? रूम पे कितने घंटे? तो याद करो बेटा, कैसे याद करोगे? इधर आओ, इधर आओ। पढ़ो पढ़ो, चलो। अब बताओ, विषण कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। हाँ, 2 जोड़ी। कितने, कहाँ कहाँ पर? 10 से 12। 10 से 11। अंडा से किस पर? मादा जनन क्षेत्र। याद करो, याद करो, याद करो। हाँ, क्लाइकेलम कहाँ पर है? वेरी गुड, चलो बैठो। अब याद तो करना पड़ेगा ना, बिना याद के काम नहीं चलेगा भाई। सिलेक्शन भी चाहिए, और याद भी ना करना पड़े तो नहीं पॉसिबल है। हाँ बताओ। ये बताओ, क्लाइकेलम कहाँ पर है? सीटी कहाँ नहीं पाई जाती? हाँ, क्या? सीटी कहाँ नहीं पाई जाती? बताओ। प्रोस्टोम। पूछो कुछ, इधर इधर पूछो कुछ, आंसर कुछ दोगे। आओ। मतलब क्वेश्चन कुछ अलग है, आंसर का पता नहीं है। बताओ, सीटी कहाँ नहीं पाई जाती? क्लाइकेलम कहाँ पर है? क्लाइकेलम का काम बताओ। काम, कार्य। बिल्कुल सही। क्या निषेचन कोकोन के अंदर होता है? हाँ होता है। निषेचन अंतर की बाय बाय। क्या इसमें कोई लार्वा पाया जाता है? नहीं पाया। क्या इसमें आंख पाई जाती है? पाई जाती है। इधर बस, चिड़िया उड़, खरगोश उड़। अब बताओ, इसमें आंख नहीं पाई। क्या मस्तिष्क पाया जाता है? नहीं पाया। इधर मस्तिष्क पाया जाता है, लेकिन सिर नहीं पाया जाता। हाँ, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। आ गया। अब छुट गया। क्या हो गया? जाओ जाओ। हाँ चलो भाई। हाँ बताओ, केचुआ का नाम सुना होगा पक्का? केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? वेरी गुड। इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा? नेफ्रिडिया कितने टाइप होते हैं? नाम बताओ। वेरी गुड। हाँ, इंटेगमेंट्री, फेरेंजियल। कहाँ कहाँ से कहाँ तक है ये? हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताओ, इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुला कि बंद? हृदय कितने जोड़ी? कहाँ कहाँ से?
अमाशय कहाँ से? 9 से 14 प्रोस्टेट ग्रंथि का नाम सुना है? नर में की मादा में? नर में कहाँ से कहाँ तक? वेरी गुड, चलो बैठो, बहुत बढ़िया। अभी मैं सबसे सुनो, जितना चाहिए सब पूछूंगा अभी, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अभी तुम लोग को नंबर आ रहा है, तुम लोग सबसे लास्ट में सेवा करते हैं, डंडे के साथ, हाथ नहीं चलाएंगे। हाँ बताओ, छोटू इधर आ बेटा, बहुत फुदकते हो तुम, हैं? बहुत फुदकते हो छोटू। चलो बताओ, अमाशय कहाँ से कहाँ तक? वेरी गुड। इसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? केचुआ में लाल ग्रंथि पाई जाती है? हैं? हैं? लार पाया जाता है, लार पाया जाता है। क्या इसमें लार्वा होगा? नहीं होगा। ठीक है, हमें ये बताओ जरा, केचुआ की एनिलिडा के 4 वर्गों के नाम बताओ। इन सभी में किसमें लार्वा नहीं पाया जाता? बाकी सभी में पाया जाता है। हाँ ठीक है, चलो और बताओ जरा, लार्वा का नाम क्या होता है? इसे ट्रोकोफोर लार्वा। ये तो देखो नहीं, पढ़ो, रिपीट सुनेंगे तो की बार कस के पास आएंगे। अब याद करो, देखो नहीं, हमारे मत देखो, पढ़ो जरा। बोल बोल के जो लोग की पिटाई होती है सब लगातार रटो भाई, बैंक रटो, बिल्कुल सबकी जुबान की चीजें होनी चाहिए। ध्यान रखो, गलती बर्दाश्त नहीं होगी, पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ो मन से। चलो हाँ बताओ। हाँ ठीक है, आते कहाँ से कहाँ तक है? आंत, हाँ वेरी गुड। ये तो हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। वृषण किस खंड पर है? टेस्टिस, हाँ हमारे पे नहीं। हाँ, और केचुए में और अंडाशय कहाँ पे? 13 में, या 12 13 बोलो या 13 में बोलो, ठीक है। मादा जनन क्षेत्र में, न जनन क्षेत्र 18वें खंड पे। क्लाइकेलम कहाँ पर है? सीटी कहाँ पर नहीं पाई जाती? ये बताओ। एस्केलमेंथिस को कितने वर्गों में बांटा गया? एस्केलमेंथिस, हाँ दो लिखा है, दोनों का नाम बताओ। वेरी गुड। निमेटोड का एग्जांपल है? वेरी गुड। एस्केरिस को क्या बोलेंगे? गोल किडनी बोलेंगे। और फॉलीवर्म और एंसाइलोस्टोमा को हुकवर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ जरा, एस्केरिस का लार्वा बताओ। एस्केरिस के लार्वा का नाम? वेरी गुड। इसमें उत्सर्जन कोई कोशिका पाई जाती है? रेणु किस आकार की? वेरी गुड। इसका ये बताओ, मेल और फीमेल होते हैं दोनों? ये लैंगिक जन होता है अलैंगिक? लैंगिक। निषेचन कैसा होता है? अंतर निषेचन। लेकिन सवाल ये है, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? नर और मादा एस्केरिस में बड़ी कौन है? मादा। टेढ़ा कौन है? नर है। और किसका कहाँ पर पीनियल सूप पाया जाएगा? हाँ नर में, मादा में? हाँ मादा में नहीं पाया जाता। लोहे का भी किसमें होता है? नर में, और मादा में नहीं। ये बात ध्यान रखना। वेरी गुड, चलो बैठो। याद होना चाहिए बिल्कुल, अगर आप ये में चाहते हैं कि रैंक आप किया है अच्छी तरीके से तो याद होना चाहिए। हाँ बताओ, प्लेटिनम इस बारे में बता पाओगे? बताओ बेटा, कितने वर्ग में बांटा गया? 3 नाम बताओ बेटा। वेरी गुड। टर्बिलियरी की एग्जांपल क्या है? और दूसरा? वेरी गुड। टीनिया सोडियम। टीनिया सोडियम को और क्या नाम से जानेंगे? हाँ ते पॉइंट में फिर तक नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सही। टीनिया सोडियम कितने लार्वा हैं? नाम बताओ। वेरी गुड। हम इस बात को आप करना, ध्यान रखना। हाँ नहीं, हाँ हाँ सिस्टिक सर्कल। और उसके अलावा कितने हैं? नाम बताओ। मेरास्टेडियम, स्पोरोसिस, रेडिया। ठीक है, वेरी गुड। ये बताओ इन दोनों में से फैसियोला हेपेटिका और टीनिया सोडियम में क्या ये दोनों एक पोषक थी कि दो पोषक थी? दोनों। टीनिया सोडियम का प्राइमरी पोषक कौन है? द्वितीय पोषक। और इसका प्राइमरी पोषक? इसका दूसरा। वेरी गुड, चलो बैठो। अब भाई आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे था इंतजार। भाई देखो, जो भी बच्चे हैं, आपको चीजें याद हो, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जब कोई चैप्टर खत्म होगा, हर चैप्टर के बाद आपसे सुना जाएगा। आप तैयार रहिए। आप जैसे इसके बाद मैं क्या चालू करूंगा? आर्थोपोडा। तो आर्थोपोडा जैसे खत्म होगा तुरंत मैं चैप्टर सुनूंगा। अब वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आप कितने रिस्पांसिबल अपने कार्य को लेकर। कल आपने टेस्ट दिया था भाई, टेस्ट दिया था, पेपर कैसा था? कठिन था? थोड़ा कठिन रहा होगा, तो 4 क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। आंसर मिल गया? नहीं मिल गया? आंसर मिल गया होगा? नहीं मिला? चलो मिल जाएगा आंसर। कुछ पूछना तो नहीं है कोई पेपर में? पेपर कुछ पूछना तो नहीं है? ज्ञानी लोग हैं, सबको सब आता है भाई। चलो हाँ आओ भाई, आ जाओ। हाँ याद नहीं है ना? चलो बैठो, चलो भाई आओ भाई आगे जाओ। तुम नए कैंडिडेट हो, बैठो। और ये जो बारो 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 ये जो नीचे करके आते हो, हाँ चलो ठीक है, बढ़िया बैठो। हम लगा तुम भी वैसे पहन के आए हो। चलो बैठो बैठो, आओ भाई आगे जाओ, आने दो भाई। हाँ बताओ भाई, पटेल जी बताओ, याद है चीजें? बताओ केचुआ, चलो एस्केरिस के बारे में बताओ। याद हो गई? प्लेटिनम भी याद होगा पक्का? पोरीफेरा याद है? चलो पोरीफेरा कितने वर्ग में बांटा गया? हाँ बताओ बेटा, बिल्कुल बिना डरे बताओ, मन से। वेरी गुड। एग्जांपल तुम्हें बता दो। हाँ हाँ, इसका लार्वा होता है ना फिर, हाँ ठीक है। लिकोसोनिया। चलो दूसरा बताओ, दूसरा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी गुड, याद है ना? तो सिलन टेटा कितने वर्ग में बांटा गया? नाम बताओ। नहीं बेटा, ये तो प्लेटिनम का है, सिलन टेटा का। हाँ हाइड्रोजन कितने एग्जांपल है? 2। अच्छा 3 है, 3 हाँ, नाम बताओ। वेरी गुड। और दूसरे वाले का? और एलिया, उसे क्या बोलेंगे? हाँ जेली फिश बोलेंगे, जेली फिश बोलेंगे, पहले जेली फिश बोलेंगे, उसके बाद ये असत मछली माती। वेरी गुड। तीसरा क्या बेटा? कोरल भी आएगा इसमें? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ब्लड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? केचुआ में? नहीं केचुआ में। रक्त ग्रंथियां 4 5 6। और हृदय कितने जोड़ी पाए जाते हैं? नाम बताओ। कहाँ कहाँ पर? बिल्कुल, अमाशय कहाँ कहाँ पर है? 9 से 14। वेरी गुड, चलो बैठो, बहुत बढ़िया। थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है, चीजें बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए। वेरी गुड, चलो भाई। हाँ ढंग से खड़े हो, ऐसे खड़ा हो जाता ये भी तो सीखो। हाँ बताओ।